नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं अतीक अहमद के बेटे असद के इनकाउंटर की खबर से। इनकाउंटर में उसकी मौत हुई है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था अतीक अहमद का बेटा असद और उसके साथ शूटर गुलाम भी मारा गया है। यूपी एसटीएफ ने झांसी में ये इनकाउंटर किया है जिसमें असद मारा गया। इनकाउंटर के दौरान कहा जा रहा है कि 40 राउंड फायर किए गए हैं। दोनों के पास से पुलिस को विदेशी हथियार मिले हैं। 12 पुलिस कर्मियों की टीम ने एनकाउंटर को अंजाम दिया है। अतीक के काफिले पर हमला करने गया था असद। ये बताया जा रहा है, ये सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि कल अतीक का काफिला झांसी से निकला था। एनकाउंटर के बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। एनकाउंटर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं। 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको आपराधिकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। आज काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, 2 गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अंजाम तो यही होना था। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। तो इस वक्त ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आपको मालूम है कि सूरत में याचिका दी गई थी सूरत की कोर्ट में, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई है क्योंकि यहां से ही 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी गई थी, जिसके खिलाफ याचिका दायर हुई थी। इस पर अप्रैल को अब फैसला आएगा और ये जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर। मनोरंजन, आपके पास डिटेल्स हैं। सूरत में जो याचिका दायर की गई थी उस पर अब सुनवाई पूरी हो गई है, तो क्या जानकारी आप दे सकते हैं? इस मामले में आप कह सकते हैं कि दोनों पक्षों की जो है दलील जज साहब ने सुन ली है और फैसला जो है 20 तारीख को सुनाएंगे। राहुल गांधी के लॉयर की तरफ से दलील दी गई है कि जो निचली अदालत में जिस ढंग से आधे घंटे के अंदर फैसला सुनाया गया और साथ में ये भी कहा गया कि चूंकि आप एक सांसद हैं और पब्लिक लाइफ में है, इसलिए हम आपको इस ढंग से सजा देना चाहते हैं। तो अपने प्ली में उन्होंने इस पे रोक लगाने की बात कही है और कहा है कि इस ढंग से जो है इस पूरे मामले को किसी भी उपनाम के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और अपनी दलील देने के बाद उन्होंने कहा है कि जो कन्विक्शन पर स्टे करने की मांग की है
और अब जो है इस मामले पर फैसला जो है 20 तारीख को सुनाया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि शायद तब जो है थोड़े से दिन और बचेंगे राहुल गांधी के पास कि उस फैसले को देखते हुए वो आगे की रणनीति क्या बनाते हैं। जी जी, आगे की रणनीति राहुल गांधी को तय करनी है इस फैसले के हिसाब से कि क्या फैसला आता है। धन्यवाद आपका मनोरंजन इस जानकारी के लिए। दोनों पक्ष की सुनवाई पूरी हो गई है और अब इस पर फैसला आना है 20 तारीख को। ये जो पूरा मामला है वो मोदी सरनेम से राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, मोदी सरनेम को लेकर उनका जो जुड़ा हुआ बयान है उसके ऊपर मानहानि का मामला था और इसी पर सूरत की कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसपे उनकी सदस्यता रद्द हुई संसद की और इसी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जो सुनवाई होनी थी दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें देनी थी वो पूरी हो गई है। 20 तारीख को यानी कि अगले बृहस्पतिवार को 20 तारीख को एक हफ्ते के बाद जो है इसके ऊपर फैसला आना है। और वापस चलते हैं अतीक अहमद के लड़के असद के इनकाउंटर की खबर पे। हम आपको बता रहे थे कि इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी किया है और कहा है कि झूठे इनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पहले जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, इस इनकाउंटर से जुड़ी आपके पास अब और क्या जानकारी आई है? मुकेश आप सुन पा रहे हैं हमें? जी देखिए नगमा, अभी जानकारी ये मिली है कि जो रिमांड पेपर कोर्ट को दिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ ये लोग पाकिस्तान से वेपन मंगाते थे और ये वेपन ड्रोन के जरिए आते थे। तो ये बड़ा खुलासा किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज कोर्ट में और अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में रिमांड पर ले लिया है। जो असद के पास और जो गुलाम के पास जो वेपन मिले हैं वो भी वेपन विदेश के हैं, जिसमें ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और वॉल्चर P88 जो पिस्टल है, वॉल्थर P88 जो पिस्टल है, ये 2 वेपन मिले हैं। तो सवाल यही उठ रहा था कि आखिर ये वेपन कहाँ से आए थे। तो अभी कुछ देर पहले यूपी पुलिस ने जो रिमांड की कॉपी कोर्ट को सौंपी थी उसमें ये लिखा हुआ है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पाकिस्तान से हथियार मंगाते थे और ये ड्रोन के जरिए हथियार आते थे। तो अभी जो इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर दोनों ही असद और अशरफ का जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों का पोस्टमार्टम हो रहा है और इस पूरे इनकाउंटर की जो मजिस्ट्रेट जांच है वो भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो भी इनकाउंटर्स होते हैं उनकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, तो नियम के तहत इसकी भी जांच की जा रही है। यूपी एसटीएफ ने दावा किया था कि उसको 48 घंटे पहले ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि असद जो है वो झांसी के आसपास है और ये भी दावा किया जा रहा है कि असद अपने साथी गुलाम के साथ अतीक अहमद के काफिले पर हमला करने वाला था और वो अपने पिता अतीक को छुड़ाने की फिराक में था। जी ठीक है, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ इस वक्त अनुराग भदौरिया जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और आलोक लाल हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के। आलोक जी, आप इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देखते हैं जो एसटीएफ ने ऑपरेशन किया है जिसमें मारा गया अतीक अहमद का बेटा? इसमें एसटीएफ यूपी को शाबाशी देनी चाहिए नगमा। इस प्रकार जो अपराधी होते हैं उनका अंत भी इसी तरह का अक्सर हुआ करता है। जहां तक इसके पीछे राजनीति का सवाल है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो तो धीरे धीरे पता चलेगा, जांच होगी, उससे बातें सामने आएंगी। पहले मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए कहा गया है और फिर इसकी तफ्तीश होगी, अदालत में मामला जाएगा, तो वो तो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अभी से इसके ऊपर कोई उंगली उठाना मुझे उचित नहीं लगता। तो ये जैसे हमने देखा कि बसपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं कि ये जो इनकाउंटर है वो फेक इनकाउंटर है। ये कहा गया कि ये न्याय में विश्वास नहीं रखती है जो सरकार है, भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं रखते हैं और इस तरह का जो न्याय हो रहा है वो सही नहीं है। जुड़ गए हैं हमारे साथ अनुराग भदौरिया। अनुराग, एक बड़ी कामयाबी है एसटीएफ की, इस समय इस पर राजनीति करना क्या सही है? क्योंकि अतीक अहमद या उसके लड़के ये बहुत बड़ा एक माफिया डॉन रहे, इस पे तो कोई इनकार है नहीं। तो आप लोगों को इस समय क्या आपत्ति है? पुलिस का कहना है कि अगर वो गोलियां चला रहा था तो जवाबी कार्रवाई तो होती ही। देखिए, इसके पहले भी आपने देखा होगा, अतीत में भी इनकाउंटर हुए होंगे, डीजीपी साहब बैठे हैं, तो पहले जब इनकाउंटर होते थे तो क्या इतने सवाल उठते थे?
तो आज जब इनकाउंटर होता है तो सवाल उठते क्यों हैं? ये चिंता का विषय है ना। तो अगर इनकाउंटर हो जाता है तो क्या सरकार वो कोशिश नहीं कर पाती कि अपराधी को पकड़ के न्यायालय में पेश करे और कानूनन उसको सजा मिले, फांसी की सजा मिले? कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो मार्केटिंग इवेंट तो नहीं होना चाहिए ना। पहले भी तो हुआ करते थे, ये तो बताइए पहले नहीं होते क्या? पहले इस तरह की इतना वो बनाया आप क्या कह रहे हैं कि ये मार्केटिंग इवेंट हो गया है? आप नहीं, इसकी नहीं, जिस तरह से बातें की जाती हैं। बात एक इसके पहले भी हुआ ना, गाड़ी पलटेगी, ये सब क्या है शब्द हैं? ये जो गाड़ी पलटने का शब्द, ये जो नए नए शब्दावली लाए गए हैं, क्यों भाई? अगर कोई बदमाश है, बदमाशी करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन गाड़ी पलटेगी कि नहीं पलटेगी, ये सब जो नए शब्दावली लाए गए हैं, क्या ये लोकतंत्र में जहां संविधान और न्यायपालिका का रूल चलता हो, क्या वहां ये शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है? मैं यही आपसे जानना चाहता हूं। और किसी को भी, मैंने कहा ना, कानून तो सजा देगा ही, कोई बदमाश है उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट करके असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि समाज में असली मुद्दे भी तो हैं। उन मुद्दों को छोड़ के देखिए किन मुद्दों पे ये 24 घंटे लगे रहते। इतना ही आपकी व्यवस्था मजबूत थी तो मेरा सवाल आपसे बनता है, डीजीपी साहब जिसका जवाब देंगे, तो फिर ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? किस तरह से दिन दहाड़े उसको, उमेश पाल को उड़ा दिया गया? अगर इतनी ही मजबूत आपकी पुलिस सिस्टम हो गया है, इतना ही डर खौफ बैठ गया है, तो फिर उसकी हत्या कैसे हो गई? और ये कोई पहली हत्या नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा किस तरह से 8 पुलिस वालों को मार डाला था, किस तरह से 4 लोगों को रौंद दिया गया था लखीमपुर खीरी में, किस तरह से हथरत की घटना हुई थी, इंस्पेक्टर सुबोध पाल को किस तरह से दौड़ा के मारा गया था, याद होगा, विवेक तिवारी को लखनऊ मार दिया गया था, उन्नाव की घटना हुई थी। कितनी घटनाएं हम आपको गिनाएं? दिन दहाड़े लखनऊ के अंदर चौराहे पे एक ब्लॉक प्रमुख को उड़ा दिया गया था। तो आप पुलिस सिस्टम को मजबूत कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। हम इसके आपके पक्ष में हैं, और अब माफियाओं के अंदर डर और भय होना चाहिए, माफियाओं पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन हमेशा एक चीज को लेके ज्यादा एक माहौल बनाना कि हमने आप देखिए कुछ दिन बाद लोग कहते थे ना इनके, आप तो गाड़ी पलट सकती है, बड़े बड़े इनके जिम्मेदार नेता बोल सकते थे पलट भी सकती है, रोड खराब है तो पलट भी सकती है। ये क्या शब्द है, रोड खराब है तो पलट जाएगी या गाड़ी पलट जाएगी? तो उससे संदेह के घेरे में जाते हैं। बिल्कुल डीजीपी साहब सही कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि सही है कि गलत है। होनी भी चाहिए जांच ऐसी चीजों की, हम उस जांच के पक्ष में भी हैं। जांच हो, पता चले सही या गलत, ये पता चलना चाहिए, क्योंकि सजा कानून से मिले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देश लोकतंत्र का देश है और कानूनन सजा मिलनी चाहिए। फांसी लगाए, आप तो जानते हो हमारा न्यायपालिका कितनी मजबूत है, कोई अपराधी नहीं बच सकता। तो वो पकड़ के उसको सामने जी। अनुराग भदौरिया, आप कह रहे हैं कि चूंकि पहले इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, बार बार ये कहा जा रहा था कि गाड़ी पलट सकती है, तो एक संदेह खड़ा हो जाता है, शक के घेरे में आ जाता है जो पूरा ऑपरेशन है। पहले भी एनकाउंटर्स होते थे, लेकिन उसको इस तरह से आपने कहा कि मार्केटिंग इवेंट नहीं बनाया गया, तो ये इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये न्यायालय में विश्वास नहीं करते? आलोक लाल, आप इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि इनकाउंटर्स पहले भी हुए हैं, लेकिन क्या ये आरोपियों को न्यायालय तक पहुंचाना और वहां पर न्याय के तहत जो भी कानून है उसके तहत इंसाफ मिले, चाहे फांसी की सजा हो, ये कोशिश होनी चाहिए सरकार की? नगमा, देखिए, कानून तो बिल्कुल स्पष्ट है, कानून में एक प्रक्रिया दी हुई है, उसको अपनाया जाना चाहिए। यकायक जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि एक एनकाउंटर होना चाहिए, अगर ये वैसी ही घटना है तो इसमें किसी को सवाल उठाने की बात नहीं बनती। लेकिन अगर इसमें शक है, इसमें इस बात की गुंजाइश है कि इसमें ये स्टेज्ड एनकाउंटर है, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी और आगे की तफ्तीश के साथ साथ सारी बातें सामने आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि इस तरह के जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनका सही जवाब, दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। जी, लेकिन जो अनुराग भदौरिया अभी सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतने ज्यादा जो सवाल उठते हैं या जो शक होता है, पहले भी एनकाउंटर्स हुए थे तो इतने सवाल नहीं उठ रहे थे। अभी क्योंकि जो भाजपा के बड़े नेता हैं उन लोगों ने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे पहले, और लगातार ये डर बना हुआ था, ये लग रहा था कि एनकाउंटर ही होगा, गाड़ी पलटने वाली बात, ये सब आपने भी सुनी होगी। तो इस वजह से ये आपको क्या कुछ अजूबा लग रहा है, या ऐसा लग रहा था कि एनकाउंटर होना ही होना था, क्योंकि इस तरह के संकेत आ रहे थे लगातार? मैं व्यक्तिगत तौर पर एनकाउंटर्स के पक्ष में नहीं हूँ। कोई भी जब एनकाउंटर कहीं भी होता है
मेरे दिमाग में भी वैसे ही सवाल उठते हैं जैसे लोगों के उठ रहे हैं, लेकिन जो सवाल कर रहे हैं उनका राजनीतिक कारण है या वास्तविक कानूनी आधार पर सवाल उठा रहे हैं, ये देखने की बात है। मैं अपनी तरफ से अपने तई इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं कि किसी को फर्जी एनकाउंटर में गोली मार दी जाए। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हमारी प्रक्रिया के खिलाफ है। लेकिन मैं इस केस के बारे में ये नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी मेरे लिए इस पर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है अनुराग भदौरिया, ये आप लोग इस समय कैसे कह सकते हैं कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था या सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? क्योंकि पुलिस की तरफ से जो एसटीएफ की टीम लीड कर रही थी, ये दलील दी गई है कि फायरिंग हो रही थी और इतने राउंड फायरिंग हुई और इसलिए ये तो होना था, जाहिर है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो जब कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है जी। देखिए, ये शब्द आपका बिल्कुल गलत है। हमने ये नहीं कहा कि फर्जी इनकाउंटर है। हमने झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। हाँ, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। तो झूठे एनकाउंटर का मतलब क्या हुआ? मैंने एनकाउंटर, जिस तरह के एनकाउंटर हो रहे हैं, मैंने कहा ना जिस तरह के इनके शब्द, तो ये एनकाउंटर इसके बाद ही ट्वीट हुआ है, तो इसी एनकाउंटर की बात कर रहे हैं ना? वही मैं कह रहा हूं कि इनकाउंटर उसको समझने की कोशिश कीजिए, किस उसके पीछे तथ्य समझिए कि जो लगातार इनकाउंटर की बात ये करते रहते हैं, ये न्यायपालिका की बात कहां करते हैं कि न्यायालय से सजा दिलाएंगे, फांसी की सजा दिलाएंगे, माफिया को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ किस तरह की बातें होती है, गाड़ी पलट भी सकती है। माने लोकतंत्र में बैठे, कहां बैठे हम भाई? जिम्मेदार अगर इस तरह की बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तब संदेह का घेरा आता है ना भाई। मैंने इसलिए आपको बोला कि आप माफियाओं को सजा दीजिए, इसके खिलाफ होनी भी चाहिए, सजा मिलनी भी चाहिए। भाई हम लोग तो वो लोग हैं जो माफिया जिसकी बात कर रहे हैं, उसको तो हमारी सरकार थी 2017 से लेके यहाँ पे 2012 से लेके 17 तक, उसके पहले भी थी। तब तो उमेश पाल को कोई नहीं छू पाया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार खत्म हुई, उमेश पाल की हत्या हो जाती है। तो हमारी सरकार में हमने तो नहीं छूने दिया उसको किसी को। इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आप अपनी कानून व्यवस्था ठीक कीजिए ना, बजाय इसके कि आप गाड़ी पलटने की बात करें, बजाय इसके कि आप एनकाउंटर की बात करें। पहली कानून व्यवस्था इतनी ठीक कर दीजिए कि इसकी नौबती ना आ पाए आगे, हमें सवाल उठाने की जरूरत ना पड़े, माँ बेटी जिंदा जल जाए, पुलिस प्रशासन पूरा देखता रहे कानपुर के अंदर में। तो आप लोग इस समय क्या आपकी मांग है, क्या होना चाहिए इसमें? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। सच और झूठ पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आखिर हो क्या रहा है, और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, तब पता चलेगा कि ये सच है या नहीं। क्योंकि सच तो झूठ तो इंक्वायरी से आएगा, और इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी होगी तभी इसका पता चलेगा। जैसे हम डीजीपी साहब भी कह रहे थे कि भाई इस समय तो जब तक इंक्वायरी ना हो जाए तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शब्दावली उनके नेताओं को, इसलिए इस पे सवाल बार बार उठ रहे हैं। और क्यों ना उठे भाई, आप नहीं क्यों ना उठे, नहीं क्यों ना उठे। जब एक माँ बेटी जिंदा जल जाती है कानपुर के अंदर में, तब तो हमने नहीं देखा कि इनके नेताओं के बयान, वीर जो नेता है उनके बयान आते हो, तब तो बयान नहीं आते। भाई माँ बेटी जली कितनी बार चला? मैं आपसे पूछा था नगमा जी, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं कि कितना हाईलाइट केस हुआ था वो, कितनी बार टीवी चैनलों में चला जहां माँ बेटी जिंदा जली हो। क्या 7 दिन तक चला? क्या 10 दिन तक चला? नहीं चला, क्योंकि सरकार की नाकामी थी। माँ बेटी जल गई, क्या बात है, माँ बेटी जल गई, क्या फर्क पड़ता है? कहां चला बताइए ना, किस तरह चला? हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन कितने चैनलों ने 7-7, 8-8 दिन तक चलाया? चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था? तो सवाल ये उठता है कि माँ बेटी जल जाए कोई बात नहीं, और इस तरह की बातें, गाड़ी पलट सकती है, रोड खराब है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब देखिए गाड़ी खराब, मेरा अनुराग भदौरिया, ये आपका कहना सही है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही थी और उसके बाद ये हुआ, तो शक हो सकता है और आप जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या तमाम मामलों को मिलाना कि कब क्या हुआ, इसलिए यहां पे भी नहीं होना चाहिए था? अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके साथ उसको सजा क्यों हुई, क्या ये सही है? ये भी सवाल उठाएंगे लोग कि आप इसको क्या डिफेंड करते दिख रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए था, सजा तो होनी चाहिए थी? ये जरूर है कि न्याय की प्रक्रिया जो है वो पूरी होनी चाहिए थी, पर इसके जवाब में पुलिस का ये कहना है कि वहां पे फायरिंग हुई थी और इस वजह से ये एनकाउंटर हुआ। इसकी जांच होगी कि एनकाउंटर जो है वो सही था या नहीं था। धन्यवाद आपका अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त आपका शुक्रिया। और मैं एक बार बता दूं कि ये जो असद अहमद जो मारा गया है वो दरअसल कौन था? वो माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा, उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी। 2 पुलिस वालों की हत्या का इस पर आरोप था। लखनऊ से ये ऑपरेट करता था और
इसे काफ़ी शौक था महंगी घड़ियों का, फ़ोन का, सिर्फ 12वीं पास था, विदेश जाना चाहता था, पासपोर्ट इसका बना नहीं था। तो तमाम दिलचस्प जानकारियां इसके बारे में अब सामने आ रही हैं। गोली चलाना इसको इसके चाचा ने सिखाया, असद ने घुड़सवारी भी सीखी। तो ये थे ये असद जो कि इस एनकाउंटर में मारे गए। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी सौरभ हैं, सौरभ शुक्ला, जो इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां सौरभ अब सामने आ रही हैं। आपने तो बात भी की है एसटीएफ के उन लोगों से जिन ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो क्या किस तरह के डिटेल्स इस एनकाउंटर के बारे में पता चले हैं? देखिए नगमा, बड़ा इंटरेस्टिंग है असद को समझना। असद की उम्र ज्यादा नहीं थी। असद को लॉन्च करना था अतीक को। पूरे हत्याकांड के पीछे की कहानी यह है कि अतीक जेल में, अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर वो जेल में, अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में। इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो जिसके नीचे सारे इसके शूटर या सारे इसके गुर्गे काम कर सके। तो इसे अपने बेटे असद को लॉन्च करना था। असद को शौक था, उसके कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हैं, किसी शादियों में वो फायरिंग कर रहा है। तो उन्होंने प्लान किया असद को लॉन्च करना है तो कैसे लॉन्च करें। और असद भी काफी कीन था कि उसे अब इस पूरे धंधे में आना है, बाप का जो धंधा था उसका। तो फिर वहां से जेल से कोऑर्डिनेशन हुआ और सिर्फ मारना तो था ही उमेश पाल को। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी था, बड़े एक्टर का जब बेटा लॉन्च होता है तो बड़ा ग्रैंड लॉन्च होता है। तो वो ग्रैंड लॉन्च करना था और लॉन्च करना तो उमेश पाल, जो सबसे नंबर 1 जो इसका कहा जाए खिलाफी करने वाला उमेश पाल, उसको मारा और डर भी फैलाना था। यही वजह है कि असद ने, देखिए जो अब हम लोग विजुअल्स भी देख रहे हैं, असद ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये दिखाना था कि असद मार्केट में आ गया है, हम लोग अब भी उतने ही केपेबल है। और भी उमेश पाल को उस दिन मारा जब वो राजू पाल हत्याकांड में गवाही देकर आ रहा था, उसी तारीख को मारा। और आप देखेंगे जब वो पूरा वीडियो देखेंगी तो गोलियां मारी वो ड्राइवर है गाड़ी में, और ड्राइवर ना वो किसी पर हमला कर रहा, वो चुपचाप गाड़ी में छुपकर बैठा था। असद जाकर के उसको गोली मार के आया। तो उसको वो लॉन्च करना था। जी, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, और सौरभ हम लौटेंगे इस खबर पे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं 5 की बात में। 5 की बात में आपका स्वागत है। और उमेश पाल हत्याकांड का शूटर अतीक अहमद का बेटा असद अहमद मार गिराया गया है। यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की है और यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश, कैले एसटीएफ को प्रमुख, एसटीएफ को हेड कर रहे हैं, कई सालों से हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ में हैं। मुख्यमंत्री जी से मिले। अमिताभ जी, आप क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, पहले तो ये बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को और एसटीएफ की टीम को बधाई दी। सर बधाई दी, जरा इस ऑपरेशन के बारे में बताइए। 1.5 महीने से आप लोग अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के पीछे थे और जो बाकी शूटर्स के पीछे थे। काफी सवाल भी उठ रहे थे यूपी एसटीएफ के ऊपर, यूपी पुलिस के ऊपर कि इतनी बड़ी आपकी यूपी पुलिस है, इतने लोग हैं, फिर भी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कितना 1.5 महीने से आप लोगों ने का दबाव था और कितनी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा जरा बताइए, सर इलैबोरेट बताइए। मुझे पता है वो अंग्रेजी में कहते हैं यू आर मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, पर आज आपका दिन है, थोड़ा समझाइए हमें कि ऑपरेशन कितना मुश्किल था और क्या क्या किया आपने इस ऑपरेशन में। जिस प्रकार की ये घटना थी, उसको पूरे कंट्री में इसका लाइव प्रसारण हुआ, सीसीटीवी फुटेजेस का। दिन दहाड़े एक सरकारी एक गवाह की हत्या हुई, और वो भी एक ऐसा गवाह जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रोटेक्शन दे रखा था। दो पुलिसकर्मी विद सोफिस्टिकेटेड आर्म्स उसके साथ लगाए गए थे। इस गैंग ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से तीनों की हत्या की। और इसका जो मैसेज गया वो बहुत ही पुअर होता अगर हम इनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करके कानून के दायरे में नहीं लाते। तो यही हमारा प्रेशर था, हमारा सेल्फ जनरेटेड प्रेशर था कि जल्द से जल्द इन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। अन्यथा जितनी भी कार्रवाई की है उसका इफेक्ट, उसका जो असर पब्लिक पर होना चाहिए, पब्लिक के मोरल पर होना चाहिए, वो डाइल्यूट हो जाएगा। अमिताभ जी, ये जो असद था ये काफी शातिर था, इसने बहुत सारी लोकेशंस चेंज की,
ये दिल्ली भी पहुंचा था, मेरठ भी गया, कानपुर भी गया। आप लोग कैसे ट्रैक कर पा रहे थे? फोन सिम्स बदल रहा था। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन पार्ट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि पता चले कितने शातिर तौर पर कितना संगठित अपराध था इन लोगों का, कैसे ये लोग अंजाम दे रहे थे। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था ये टेक्निकली इसको ट्रैक करना, क्योंकि फोन चेंज करा था, हमें बताया हमारे एक सोर्स ने, जो कि करीबन 10 से 12 सिम चेंज किए। तो कैसे कर रहा था ये? देखिए, इसको तो जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमारे पास ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट दोनों के इनपुट थे, और लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि ये इस गैंग को पकड़ा जाए, इसके सभी मेंबर्स को पकड़ा जाए। असद और गुलाम के बारे में जब भी जानकारी मिलती थी, इनके साथ होने की मिलती थी, हमें ये भी जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो ये लगातार कैरी कर रहे थे, और कई बार नियर मिसेस हुए। ऐसे जगह जहां वो ठहरे थे वहां हम पहुंचे, लेकिन तब तक वहां से वो निकल चुके थे। ये सभी ग्रुप्स लगातार मोबाइल रहे हैं, हर जगह किसी भी जगह थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर अगले किसी अन्य ठिकाने पे चले जाते हैं। इसी तरीके से ये लगातार पुलिस को अवॉइड कर रहे थे। इनका कोर्ट में सरेंडर करने का अथवा कानून के दायरे में अपने आप को लाने का कोई भी इरादा नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अभी तक कोर्ट में सरेंडर कर चुके होते। हमारे लिए चैलेंज था, बिकॉज इस तरह की घटना में अगर एक्शन पुलिस का ना हो तो हम पब्लिक का विश्वास खो देते। यश जी, आप बहुत बड़ी एक कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जाहिर है कि एसटीएफ की, और इसके साथ साथ एक, हालांकि आपसे हम लोग ऑपरेशनल डिटेल्स जान रहे हैं, बट जो इसके आसपास तमाम राजनीति एक दिख रही है, वो सुनकर, आपने भी सुना होगा, वो सुनकर दुख होता है कि एक कामयाब ऑपरेशन था, पर इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये ऑपरेशंस पर सवाल उठाया जाना कोई नई बात नहीं है। हर एक एनकाउंटर की कई लेवल्स पर जांच होती है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन उनको मॉनिटर करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट के दायरे से उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को गुजरना पड़ता है, और उसके बाद ही किसी भी एनकाउंटर को सही करार दिया जाता है। हमारा तरीका है कानून के दायरे में रहना। हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। अमिताभ जी, अभी तक एसटीएफ का कोई भी एनकाउंटर इट हैज नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन। जी अमिताभ जी, नगमा जी भी आपसे यही पूछ रही थी। हाँ, वो सवाल थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपका काम है ऑपरेशंस करना, लेकिन जैसे नगमा जी ने भी कहा कि राजनीति होती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, बीएसपी की तरफ से भी हो, सवाल उठाए जाते हैं। और एसटीएफ को, बहुत प्रिसाइज सवाल पूछ रहा हूं, और एसटीएफ पे सबसे ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं कि जो एनकाउंटर्स करते हैं आप लोग, वो लेजिटिमेट नहीं है। तो आज आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि असद जो है उसका वीडियो फुटेज भी है जिसमें वो गोली चलाते हुए दिख रहा है। तो उन तमाम लोगों को जो एसटीएफ के एनकाउंटर्स पे सवाल उठाते हैं, एडीजी एसटीएफ के तौर पर, एसटीएफ प्रमुख के तौर पर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एसटीएफ बहुत ही मेहनत से काम करती है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एक्सट्रीमली डेडिकेटेड पीपल। ये पिछले 25 साल, लगभग 25 साल हो गए इसको लगातार काम करते हुए। हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इट हैज़ गॉट लॉरेल्स। अभी भी ये बहुत मेहनत से काम कर रही है, और एसटीएफ का प्रयास है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी से पूरी तरह समाप्त हो जाए। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि बहुत सारे सवाल हम पर उठाए जाएंगे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन माफिया ग्रुप्स द्वारा, उनके लॉयर्स द्वारा, ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट किया जाएगा, फेक न्यूज़ फैलाई जाएगी। जैसे आज गुड्डू मुस्लिम के मारे जाने की खबर फैला दी गई, या उसके पकड़े जाने की खबर फैला दी गई। ये सब टैक्टिक्स, इसके अलावा कोर्ट्स ऑफ लॉ में हमारे खिलाफ रिट्स किए जाते हैं, और छोटे मोटे रिट्स में
पता चलता है कि सबसे बड़े से बड़े लॉयर्स खड़े हैं तो हमें जानकारी हो जाती है। पहला इंडिकेशन है कि कोई बड़ा माफिया गैंग उस के पीछे, तो हमें लीगल प्रोसेस में फंसाने की, कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश पूरी चलती रहती है। बट दैट हैंडलिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड वी नो दैट। सर वापस से उस पे आते हैं, सवाल जो सबके दिमाग में है और एक बहुत आम आदमी के तौर पर ये एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि मोटिव क्या था? उमेश पाल को तो मारना समझ में आ गया कि मारना था क्योंकि मुख्य गवाह था, लेकिन अमूमन देखते हैं कि अपराधी जो है छुप कर आता है, चेहरा ढक करके आता है। मोटिव क्या इनका खौफ फैलाना था, ये संकेत देना था इलाहाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को कि नहीं, अतीक अहमद भले ही जेल में हो उसका टेरर कायम है? क्योंकि आप लगातार पूछताछ कर रहे हैं, मोटिव उमेश पाल को मारने के अलावा क्या खौफ फैलाना भी था? ये इन गैंग्स का हमेशा ये मोटिव रहता है कि इनका खौफ बने, उसी से उनकी वसूली होती है, उनका धंधा चलता है। मैं आपको एक पुरानी घटना याद दिलाना चाहूँगा। जब कृष्णानंद राय जी का मर्डर हुआ था, उसमें उनके ऊपर लगभग 10 AK-47 से फायर किया गया था। उसमें 8 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी थे। AK-47 की एक गोली किसी भी आदमी को मारने के लिए काफ़ी है, बट एवरी मैन वॉज पम्प्ड विथ 100 bullets ईच, इंक्लूडिंग द पुलिसमैन। तो हत्या करना तो एक बात है, उसका खौफ फैलाना, उससे उसका इफेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद जब खौफ फैलता है तो फिर गैंग के खिलाफ कोई नहीं बोलता, कोई गवाही नहीं देता, चुपचाप लोग उनको लेवी वसूली दे देते हैं। उनके जिन ठेकों में वो घुस जाते हैं उन ठेकों को कोई नहीं लेता। जिस भी जो समाज में वो जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो इन गैंग्स का जो काम करने का तरीका रहा है उसमें खौफ फैलाना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तो ये क्या इसमें ये कामयाब हो रहे थे? अतीक अहमद जेल में था, इसके बावजूद वो उसका दबदबा जो था वो वैसे ही अभी भी बना हुआ था वहां पे? कुछ अगर उनको लगता था कि वो कामयाब हो रहे थे तो बहुत गलतफहमी में थे, और आज मुझे लगता है कि उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। अमिताभ जी, अतीक का एक बेटा उमर जेल में, 2 अभी वो पता चला नाबालिग हैं, वो बाल सुधार गृह में हैं, उनकी पत्नी भी अभी फरार है। अतीक अहमद को की पुलिस कस्टडी मिल गई है आप लोगों को 5 दिन की। ये आप लोगों का आगे का क्या रणनीति है? अतीक अहमद से पूछताछ, एक बड़ा दिलचस्प सवाल आई गया आपसे बात नगमा, अक्सर जब अतीक अहमद को जब साबरमती जेल से लाया जाता है इलाहाबाद, तो बड़ा चर्चा हो जाती है कि गाड़ी पलट जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा, अतीक अहमद की क्या आज आखिरी रात है। इन सब सवालों पर चूंकि सबका कहते हैं अमिताभ यश जी एडीजी STF हैं, उनका बड़ा नॉन टॉलरेंट रवैया है, उस पर आपका क्या कहना है? जो गाड़ी पलटने वाली बात अक्सर कही जाती है, उस पर आज बहुत दिनों बाद मिला अमिताभ जी, इसलिए सारे सवाल पूछ ले रहा हूं आपसे। और अतीक अहमद ने खुद बार बार कहा कि मुझे डर है कि कहीं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुके हैं वो। भाई, आपने इतनी बार उनकी गाड़ी को आते जाते दिखाया। एक बार उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ भी, एक बड़ा मवेशी उनकी गाड़ी से टकरा गया था और आपने मीडिया ने ही उसको बार बार दिखाया। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना ये कोई बहुत एबनॉर्मल चीज नहीं है। और लेकिन अभी अतीक अहमद तो पूरी तरह सुरक्षित है, कानून के दायरे में है, अभी वो पुलिस के सवालों में जवाब देंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल जाते जाते, क्या ये जो आज एनकाउंटर किया है उसके बारे में बताएं कि फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी पुलिस को देखते ही, और इसका क्या झांसी से मध्य प्रदेश भाग रहा था, या कुछ ऐसी चर्चा भी हो रही है कि अतीक अहमद का अगर काफिला वापस साबरमती जाता तो पुलिस काफिले पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था? इस पर अगर कुछ बता पाए तो सर आप। जो गैंग का जो मोटिव था ये तो 100% क्लियर नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट पैटर्न था उससे ये जरूर लगता है कि ये कोई इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट का मकसद कुछ भी हो सकता था, वो हमारे लिए क्लियर है। जी, पर जो सौरभ ने पूछा, अमिताभ यश जी एक बार दोबारा पूछना चाहती हूँ कि सबको दिलचस्पी है जानने में कि क्या वो फायरिंग शुरू कर दी थी उसने, क्या हुआ वहां पे? आपने इस पूरे ग्रुप को लाइव देखा है, इनके करतूतों को की CCTV फुटेजेस देखी हैं, यू सीन कि कैसे ये एक्ट करते हैं।
किस तरह से इन्होंने पुलिस वालों को बर्बरतापूर्वक मारा था, तो आपको लगता है कि ये पुलिस के सामने मीकली सरेंडर कर देंगे, तो ये तो बहुत गलत लगता है। टुडे इटसेल्फ, आज भी इन्होंने पुलिस पर फायर किया, लेकिन आज देयर लक हैड रन आउट। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ जी, एडीजी यूपी एसटीएफ। शुक्रिया आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह सहित कई अफसर मौजूद थे। अधिकारियों ने गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो गृह मंत्री की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई है और इसकी जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी नीता शर्मा। ये जो आज बैठक हुई है नीता, इसमें कोई खास एजेंडा था? एक सुरक्षा की जो पूरी बंदोबस्त वहां पर है उसका ओवरऑल एक रिव्यू भी हो रहा था, क्योंकि वहां पर G20 की बैठक भी होनी है 23 से 25 तक कश्मीर में, तो इसके मद्देनजर सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ी चिंता वहां पे बनी हुई है। बिल्कुल नगमा, अभी भी ये जो बैठक है वो चल रही है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा वो अभी भी अंदर हैं। जाने से पहले मैंने जब उनसे पूछा था कि G20 को लेकर जो है सुरक्षा के लिहाज से कितनी सतर्कता बरत रही है जम्मू कश्मीर की प्रशासन, तो उनका ये कहना था कि निश्चिंत होने की ज़रूरत है कि वहाँ पर सफलतापूर्वक G20 का जितना भी सम्मेलन है वो करवा लिया जाएगा। 22 मई से 25 मई तक ये जो वर्किंग ग्रुप की टूरिज्म के ऊपर वहाँ पर जो बैठकें वो होंगी। 22 को जो G20 की जितनी भी कंट्रीज हैं वो वहाँ पहुँचेंगी एक्सेप्ट चाइना। 23 को वर्किंग ग्रुप की जो है वो मीटिंग्स हैं। 24 को इन लोगों को जो है अलग अलग जगहों पे घुमाने ले जाया जाएगा, जिसमें दाची गांव है, दल लेक है, गुलमर्ग है, वहाँ ले जाया जाएगा। और 25 को ये लोग दिल्ली आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी इस बैठक में जो है पूरा का पूरा एक विवरण जो है सीनियर ऑफिसर्स ने दिया। आईजी जम्मू भी दिया, एडीजी जम्मू भी थे यहाँ पर मुकेश सिंह, एडीजी कश्मीर भी थे विजय कुमार, डीजी जम्मू कश्मीर भी थे दिलबाग सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, साथ में सेक्रेटरी रॉ भी थे समन गोयल साहब। तो सारे ही जितने भी आप कह सकते हैं वर्टिकल्स हैं रिलेटेड सिक्योरिटी के, जितनी भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, एजेंसीज हैं, उनके सभी के मुखिया यहाँ पर थे। डीजी एनआईए भी थे। वो सभी इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे क्योंकि आने वाला समय जो है ये अब इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि गर्मियों का समय है और इसी टाइम हमने देखा है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर में उनमें इजाफा होता है, तो उसे लेकर जो है चर्चा की गई। साथ में जो टूरिज्म को लेकर हमेशा एक जो बात कही जाती है कि जो फुटफॉल है इस बार टूरिज्म का वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पिछली बार भी खुद गृह मंत्री ने इस बात के से अवगत करवाया था कि 1,75,00,000 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट के रूप में गए थे। तो इन्हीं सभी बातों पे जो फिलहाल है वो चर्चा हुई थी। अब सेकंड दौर ऑफ जो मीटिंग्स है वो फिलहाल अभी चल रहा है। नगमा, दूसरे दौर की मीटिंग अभी वहां पर चल रही है और यहाँ पर G20 की बैठक होनी है 23 से 25 के बीच, तो इसको लेकर भी सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। शुक्रिया आपका नीता शर्मा इस जानकारी के लिए। अभी बैठक यहाँ पर चली रही है और तमाम आला अफसर वहाँ मौजूद हैं। गृह मंत्री की अगुवाई में ये बैठक हो रही है जिसमें कि LG वहाँ पे मौजूद हैं और राज्य के जो मौजूदा हालात है उसके बारे में तमाम जानकारी दी गई है। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के को लेकर को केंद्र में रखकर ये बैठक हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की एक नई शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत राहुल गांधी की वीर सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज हुई है। विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। सत्यकी सावरकर का कहना है कि राहुल गांधी काफी समय से वीर सावरकर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अब अदालत को फैसला करने दें। इससे पहले मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, जिसकी सुनवाई सूरत की कोर्ट में हो रही है और वहां पर उन्होंने याचिका डाली थी जिस पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। So the complaint is about criminal defamation.
You all know that Rahul Gandhi had went to England last month, and in one of the gatherings, he had commented that Veer Savarkar wrote in his book that he, along with his 5-6 friends, were beating a Muslim person, and Veer Savarkar enjoyed it. So that remark is actually an insult, because the incident that Rahul Gandhi is talking about is imaginary. I think he has not studied about Veer Savarkar ji. He has not read his literature, and to gain some political mileage out of it, he is commenting or he is making baseless allegations. तो ये है सत्य की सावरकर, जो सावरकर के पोते हैं, उनका जो आरोप है। राहुल गांधी ने जो भी कहा वीर सावरकर के खिलाफ, तो दरअसल क्या कहा था उन्होंने अपने कैम्ब्रिज के भाषण में, आपको सुनाते हैं एक बार फिर, जो 5 मार्च को उन्होंने भाषण दिया था कैम्ब्रिज में। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा, और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में ये भी है। कर्नाटका में ओबीसी कोटे से 4% मुस्लिम आरक्षण वापस लेने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कहा कि उसने भ्रामक धारणाओं पर फैसला किया है। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई है। तब तक सरकार ने फैसला लागू न करने की बात कही है। तो इस मामले में, यानी कि जो मुस्लिम आरक्षण का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अब इस पर सुनवाई जो है वो 18 तारीख को होगी। तो 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।